तो आज हम इनके बैकग्राउंड और एजुकेशन के बारे में जानेंगे, इनका करियर प्रोग्रेशन और कैसे इनका टीसीएस में राइज हुआ। Integrity is not just about big decisions. It so in small everyday choices too. तो पहले ही प्लान बना लेना चाहिए कि हमें ये करना है। ये लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी है। हम लोगों को एथिक्स ये बताता है कि हम लोगों को अपने वर्क प्लेस में सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड या किसी भी पोजीशन या किसी भी जेंडर से आ रहे हो। यस, प्लीज स्टार्ट। कि अगर एक टीम बिना लीडर के काम करे तो क्या होगा। मैं बताती हूँ क्या होगा। शायद कंफ्यूजन, डिले और कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे। इसी वजह से लीडरशिप हर ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैकबोन की तरह होता है। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम साक्षी काले विथ माय टीम विश्वजीत राय, दीप्ति चौरसिया, खुशी करनानी एंड अहमद। वी आर गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन अबाउट टू लीडरशिप चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड हु इज दीपक पारी। सो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे कि दीपक पारिक कौन थे। सो दीपक पारिक का बोर्न 18 अक्टूबर 1944 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने सिडीनम कॉलेज से कॉमर्स पढ़ा और फिर लंदन जाके चार्टर्ड अकाउंट बने। करियर की शुरुआत उन्होंने बड़े ग्लोबल बैंक्स में की, जैसे कि ग्रैंडलेस बैंक एंड सेकंड था चेस मैनहेटन बैंक। लेकिन 1978 में उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, 50% सैलरी कट लेकर एचडीएफसी ज्वाइन किया, क्योंकि उनका बिलीफ था कि लोगों को अपना घर दिलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन ही उनको एक विजनरी लीडर बनाता है। अब हम देखेंगे कि उनके करियर जर्नी क्या थी। सो दीपक पारिक ने एचडीएफसी ज्वाइन किया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। 1993 में वो बने मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन। एच टी पारिक उनके जो अंकल थे उनके बाद में। उनके लीडरशिप में एचडीएफसी एक छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बड़ी फाइनेंशियल पावर हाउस बन गई। आज एचडीएफसी के अंडर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड रियल एस्टेट और भी सर्विसेज अवेलेबल है। मतलब उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम खड़ा किया। इसके बाद अदर टॉपिक विश्वजीत कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू साक्षी। तो अब हम जानेंगे दीपक पारेख, हाउ दीपक पारेख वाज अपॉइंटेड एज ए लीडर। पारेख 1978 में एचडीएफसी ज्वाइन किया। फाइनेंशियल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की वजह से उनको जल्दी रिकॉग्नाइज किया गया। ऑनेस्ट, फोर साइडेड और ट्रस्ट बिल्ड करने की कैपेसिटी की वजह से दीपक पारेख को प्रमोशन मिलती गई। 1993 में पारेख एचडीएफसी का चेयरमैन बन गए। ये पोजीशन उन्हें मिली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और क्रेडिबिलिटी इन फाइनेंशियल सेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम जानेंगे उनका लीडरशिप स्टाइल को बिफोर और आफ्टर के थ्रू समझेंगे। टास्क ओरिएंटेड, ज्यादा फोकस था एचडीएफसी को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने पर। कंजर्वेटिव अप्रोच, उसने स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड किया। हेड्स ऑन मैनेजर, खुद ऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। फोकस ऑन ट्रस्ट, पारेख ने रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और कस्टमर के साथ क्रेडिबिलिटी बनाई। अब हम जानेंगे आफ्टर क्या किया उसने। विजनरी लीडर, दीपक पारेख ने एचडीएफसी को इंडिया का लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाया। मेंटर एंड गाइड, उसने नए लीडर को ट्रेन किया, सक्सेशन प्लानिंग पर फोकस किया। पॉलिसी इन्फ्लुएंसर, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पर एडवाइस किया। ट्रांसफॉर्मेशनल, उसने ऑपरेशन से निकल के स्ट्रेटेजिक और नेशन बिल्डिंग रोल एडप्ट किया। कोलैबोरेटिव, पार्टनरशिप एनकरेज की एचडीएफसी इंश्योरेंस वेंचर के साथ। नाउ आई वुड लाइक टू अहमद टू कंटिन्यू। Thank you, Viswajit. Now let's discuss about the leadership style of Deepak Parekh. He was a visionary leader. He built HDFC into India's top finance company. Also having a great sense of business acumen, drove innovation and modernization in finance. With his ethical and transparent business knowledge, his strong focus on integrity and governance. Also, he was very empathetic. He understand his employees and also encourage them for the teamwork and also for him work towards a common goal. Also, the most important and the most precious quality of Deepak Parekh was he was very adaptive in nature. He guided HDFC through economic and regulatory challenges. Now let's discuss the achievements in leadership. Uh,
see from India's housing finance to a business the most important finance company in the country. Also having he was made the most main common goal of HDFC was to promote middle class Indian for the homes. His diversification, he diversified the HDFC Bank, HDFC Life, HDFC AMC, and etc. Global recognition built HDFC's governance that is globally respected. Also, in 2008 crisis, that was the worldwide crisis. With his business acumen and business knowledge, he helps to stabilize Indian financial sector. Also, he's having policy. He's also having a great sense of policy influence. His key role in shaping India's financial reforms. He is awarded with Padma Bhushan in 2006, which is India's third highest civilian award, and several global leadership honors. Now, my friend will continue. So now I will talk about the leadership strategy of Deepak Parekh at HDFC Bank. The first and the most important strategy was his ethical foundation. He introduced the Orica principle, that is honesty, openness, respect, integrity, care and concern, and accountability. These values guided every decision and built a strong culture of trust at HDFC. He also followed an open door and inclusive decision making. He focused on talent empowerment, placing the right people in the right role, and preferring future leaders through succession planning. Governance and transparency were always his priorities, which built immense trust in HDFC. Parekh also believed in a legacy driven approach, putting the institution above personal gains, and he showed great adaptability in guiding HDFC through financial and regulatory changes. Parikh's strategies combine ethics, empowerment, governance, and vision, making him a model leader. I would like Sakshi to continue. We will know about the legacy. So first is visionary leader. Build HDFC into India's top financial institution. दीपक पारेख जी ने एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने एचडीएफसी को इंडिया का टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया. मतलब उनकी सोच हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड थी. हाउसिंग फाइनेंस पाइनियर. मेड होम ओनरशिप अफोर्डेबल फॉर मिलियंस. उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस को आसान बनाया जिससे मिडिल क्लास फैमिलीज भी अपना घर बना सके. एक तरह से उन्होंने घर अपना होने का लोगों तक सपना पहुंचाया. थर्ड था नेशन बिल्डर. एडवाइज्ड गवर्नमेंट ऑन बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिफॉर्म्स. सिर्फ कंपनी तक लिमिटेड नहीं रहे बल्कि सरकार को बैंकिंग और इकोनॉमी रिफॉर्म्स पर एडवाइस भी देते गए. मतलब देश की इकोनॉमी को शेप देने में भी उनका रोल था. नेक्स्ट इज मेंटोर. ग्रूम्ड फ्यूचर लीडर्स विथ एथिक्स एंड ट्रस्ट. उन्होंने अपने जूनियर्स और यंग लीडर्स को हमेशा एथिक्स और ट्रस्ट के साथ ग्रूम किया. मतलब सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं बल्कि अच्छे इंसान और लीडर बनना भी सिखाया और उन्हें प्रायोरिटी दी. नेक्स्ट इज ग्लोबल रिस्पेक्ट. नोन फॉर इंटीग्रिटी, सिंप्लिसिटी एंड प्रोफेशनलिज्म. उनका नाम दुनिया भर में रिस्पेक्ट से लिया जाता है. लोग उन्हें इंटीग्रिटी, सिंप्लिसिटी और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं. लास्ट वन इज लास्टिंग लेगेसी. सिनोनिम्स ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंस. आज भी अगर इंडियन बैंकिंग और फाइनेंस में ट्रस्ट की बात हो तो सबसे पहले नाम दीपक पारेख जी का लिया जाता है. कंक्लूजन हम देखेंगे कि दीपक पारेख जी की जर्नी सिर्फ एचडीएफसी बनाने की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने ट्रस्ट, वैल्यूज और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की मिलियंस ऑफ इंडियंस के हार्ट में. उनकी लीडरशिप विजनरी थी. मतलब हमेशा आगे की सोच रखी और नए आइडियाज लेकर आए. साथ ही उन्होंने एथिकल अप्रोच फॉलो की, यानी हमेशा ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया. सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, उन्होंने देश के लिए भी काम किया. रिफॉर्म्स और पॉलिसीज में अपना कंट्रीब्यूट दिया. इसी वजह से उनका लेगेसी हमेशा याद रहेगा और फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करता रहेगा. आज भी उन्हें ट्रस्ट और लीडरशिप का सिंबल माना जाता है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. Very nice. बहुत अच्छे से everything was explained. Good afternoon, everyone. My name is Deepak Gupta, and along with Kunal Kumar, Janvi Chaudhary, and Deepika Sood, हम एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के बारे में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं
जिन्होंने सर रतन टाटा जी के अलावा टाटा ग्रुप्स का गेम चेंज कर दिया। जी हाँ, सर नटराजन चंद्रशेखरन। ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। इनकी इनका बैकग्राउंड एक सिंपल लाइफ से स्टार्ट हुआ और ये कैसे एक बड़े कॉरपोरेट के लीडर बने। इनकी लाइफ किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। तो आज हम इनके बैकग्राउंड और एजुकेशन के बारे में जानेंगे, इनका करियर प्रोग्रेशन और कैसे इनका टीसीएस में राइज हुआ, इनके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में जानेंगे और इनकी लीडरशिप क्वालिटी कि ये कैसे अदर्स लीडर से अलग है। सबसे पहले हम इनके बैकग्राउंड एंड इनकी एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर नटराजन चंद्रशेखरन जी का जन्म ईयर 1963 में मोहिनूर तमिलनाडु में हुआ था। ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी स्कूलिंग तमिल मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री अप्लाइड साइंस फ्रॉम कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम आर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, जिसे अब हम आईआईटी तिरुचिरापल्ली के नाम से जानते हैं। हम इनके करियर प्रोग्रेशन और इनका राइज इन टीसीएस कैसे हुआ ये अब जानेंगे। इन ईयर 1987 जब उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, इन्होंने टीसीएस को एक इंटर्न के तौर पे ज्वाइन किया और ओवर द ईयर इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लीडरशिप क्वालिटी और ऑपरेशनल कैपेसिटी को इंक्रीज किया। इन सितंबर 2007 इनको मेंबर ऑफ टीसीएस के तौर पे अपॉइंट किया और ये टीसीएस कंपनी के सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। नाउ कुणाल कुमार विल कंटिन्यू फर्दर। Thank you, Deepak. On October 6, 2009, Chandrasekharan became the Chief Executive Officer. जब 6 अक्टूबर 2009 में जब टीसीएस का सीईओ बन गए थे नटराजन चंद्रशेखरन, तो उनकी उस समय उम्र थी 46 और वो अपने एक सीनियर को compete किए और जिनका नाम था एस रामादुराई, जो उसके बाद उन्होंने उन्हें compete करके एक सीईओ का पोस्ट 2009 से 2017 तक रखा। कितना मुश्किल होता है ना जब कोई फैमिली एम्पायर चल रही हो और उसमें कोई नॉन फैमिली बैकग्राउंड का उसमें सीईओ बने। ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट लगता है उस कंपनी के बारे में भी और उस टीम के बारे में भी। और ड्यूरिंग हिज टेन्यूर एज ए सीईओ, टीसीएस grew इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी। ये इतना ज्यादा अपने लीडरशिप स्किल्स पे ध्यान दिए, इतना ज्यादा वो अपने कामों में लगन हुए कि उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी टीसीएस को बनाया, जो आज भी सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है और वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय इंडिया में रखती है। ऐसी कंपनी उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं परंतु पूरे ग्लोबल आईटी में बनाई। और यह एक लीडर की पहचान है जो 16.5 बिलियन की कंपनी को रेवेन्यू को कंप्लीट किया 2015 से 16 तक। और वह सबसे ज्यादा मल्टीपल टाइम सबसे बेस्ट सीईओ का अवार्ड लिया पूरे एशिया में और पूरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम। जितने भी बिजनेस किए उन्हें बिजनेस ऑफ ईयर, आइकन, बिजनेस आइकन ऑफ लीडिंग बिजनेस मीडिया, ये सारे बहुत से अचीवमेंट्स और अवार्ड्स भी मिले, जो एक लीडरशिप स्किल्स को दर्शाता है। और आफ्टर द सक्सेसफुल tenure of TCS in January 2017, he was appointed as chairman of Tata Sons। और इतना ही नहीं, बस एक टीसीएस के सीईओ के तहत ही काम नहीं किया, उन्होंने पूरी टाटा एंड सन्स कंपनी के सीईओ अपॉइंट किए गए। और यह एक सबसे पहले नॉन पारसी प्रोफेशनल के रूप में, मतलब ये कंपनी जो है वो टाटा एंड सन्स एक पारसी कंपनी, मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड कंपनी है, लेकिन उन्होंने नॉन पारसी के रूप में टाटा एंड ग्रुप्स को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गया। और अपने लीडरशिप स्किल्स की वजह से अपने लीडरशिप के अंदर उन्होंने नए नए सेक्टर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया और नए नए मैन्युफैक्चर और इनोवेशंस भी लाए और बहुत सारे प्रॉफिट ग्रोथ भी दिए। और मैं उनके कुछ अचीवमेंट्स और अवार्ड को बताना चाहूंगा।
इंडिया के तीसरे सबसे बड़े अवार्ड उन्हें मिला, पद्म भूषण, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। लीजन डी हॉनर 2023 में मिला। ये इसलिए मिलता है जब कोई आदमी कॉमर्शियल लीडरशिप करे, और इन्होंने कॉमर्शियली फ्रांस और इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया। प्रेसिडेंट ईश्वर ग्लोबल अवार्ड फॉर लीडरशिप 2022, ये भी उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने पूरे ग्लोबल रूप से बिजनेस, कमर्शियल बिजनेस को बढ़ाया था आईटी सेक्टर में। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2016, ये इसलिए उन्हें मिला था क्योंकि ये सबसे बेस्ट बिजनेस लीडर थे। सीएनएन आईबीएन इंडिया ऑफ द ईयर भी इन्हें 2014 में मिला था, और सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया बिजनेस आइकन के रूप में भी इन्हें 2014 में अवार्डित किया गया था। और सम्मानित एज ए बेस्ट सीईओ ये 2013 और 2014 में दुनिया के सबसे बेहतर सीईओ में से एक थे। थैंक यू। नाउ दीपिका विल कंटिन्यू। थैंक यू गुनाज। अब हम उनकी की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एशिया एग्जीक्यूटिव टीम रैंकिंग करी थी उन्होंने 2010 से 2025 तक। किम्प्रो प्लेटिनियम स्टैंडर्ड अवार्ड लिया था उन्होंने 2015 में। फ्रांस पैनिक COCQ मेडल भी मिला था उनको। वो चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के और ऑथर ऑफ डिजिटल नेशन के और लीडर थे TCS के। वो चेयरमैन थे नेस्कॉम के और डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे। मैराथन रनिंग में भी उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त करी थी। अब हम उनकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। डिसिप्लिन, प्रिविलेंस एंड विल पावर, मतलब कि अनुशासन, लगातार मेहनत और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मतलब है कि अगर हम अपने गोल्स पे ध्यान रहे और उन्हें डिसिप्लिन से और उन पे लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हम अपनी जो भी हमारा गोल हम उसको अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों की उससे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अपने अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना चाहिए। स्ट्रेटेजिक विजन, दूर की सोच रखना चाहिए उन्हें और पहले से ही प्लानिंग करके रखनी चाहिए। लीडर को पता होना चाहिए कि उन्हें लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है। उनसे उसके लिए उन्हें अपनी स्ट्रेटेजीज बना के रखनी चाहिए, सोचना चाहिए कि पहले ही प्लान बना लेना चाहिए कि हमें ये करना है। ये लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी है। बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, मतलब कि एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दोनों को बैलेंस कर सके। कि पुरानी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, पुरानी जो भी वैल्यूज है, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए नई हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको भी यूज करते हुए एक अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सके और अपने गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। और फिर है पीपल ओरिएंटेड एंड एम्पैथिक। मतलब कि एक लीडर के अंदर एम्पैथिक होना चाहिए, पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, लोगों की उसको परवाह करनी चाहिए, उनके इमोशंस को समझना चाहिए और लीडर को अपनी टीम के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उन्हें क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी हो उनके अंदर ये सब क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो एक अच्छे लीडर बन चुके थे। सर नटराजन चंद्रशेखर ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी। आवर जॉब इज टू रन आवर मैराथन, नॉट टू डिस्ट्रैक्टेड बाय समबडी स्प्रिंट। इसका अर्थ ये है कि अपनी रेस, अपनी सोच और अपनी स्पीड के हिसाब से दौड़ो। दूसरे के छोटे छोटे अचीवमेंट्स को देखकर अपना फोकस मत तोड़ो। थैंक यू एवरीवन। दिस इज फ्रॉम आवर साइड। Very nice. Well done. Superb. All right. Group 5. I, Sakshi Sarkar, along with my team members Kalash, Shivani, Amrit, are here to present on one of the most renowned economists of our time, Dr. Raghuram Rajan. He served as the 23rd Governor of the Reserve Bank of India and is globally recognized for his expertise in economics and finance. Through this presentation, we will highlight his journey, major contributions, and the impact he has created both in India and worldwide. Introduction of Raghuram Rajan.
रघुराम राजन वॉज बॉर्न ऑन 1962। ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है जो 2013 से 2016 तक 23rd गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहे। अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इनसाइट की वजह से इन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिला। एजुकेशन ऑफ रघुराम राजन, उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया और उसके बाद MIT USA से PhD की। ये उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस को दिखाता है। RBI गवर्नर बनने से पहले रघुराम राजन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में काम कर चुके थे एंड वहां पर उन्हें चीफ इकोनॉमिस्ट का भी रोल मिला। इस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी और पॉलिसी मेकिंग एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग हो गई। अपॉइंटमेंट एज अ लीडर, सिलेक्शन प्रोसेस वाज रघुराम राजन को RBI गवर्नर इसलिए अपॉइंट किया गया क्योंकि उनकी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डीप एक्सपर्टीज थी। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट में उनका ग्लोबल रिकॉग्निशन उन्हें और भी क्रेडिबल चॉइस बनाता था। एट दैट टाइम इंडिया को ऐसे लीडर की नीड थी जो एनालिटिकल स्किल्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के थ्रू इकोनॉमिक चैलेंजेस हैंडल कर सके। रघुराम राजन एक क्रिटिकल टाइमिंग पर अपॉइंट हुए जब इंडिया में हाई इन्फ्लेशन एंड रुपी डेप्रिसिएशन था। इकोनॉमी ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरफ से प्रेशर में थी। उनकी प्रेजेंस ने इन्वेस्टर्स और मार्केट को अश्योर किया कि स्टेबिलिटी वापस आएगी। उनकी लीडरशिप को कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने और ग्रोथ पुश करने के लिए एसेंशियल माना गया। पब्लिक सपोर्ट, वो अपने क्लियर और सिंपल कम्युनिकेशन स्टाइल के लिए जाने जाते थे। अपनी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के कमिटमेंट की वजह से उन्होंने लोगों को ट्रस्ट दिलाया। यूथ और फाइनेंशियल एक्सपर्ट। साक्षी, वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कैन समवन एल्स रिज्यूम फ्रॉम हियर? हाँ कलश, मैं कर रही हूँ। यस प्लीज प्लीज। Public support. Rajan gained respect for his clear and simple communication style. His commitment to transparency and honesty built strong public trust. He became a popular figure among youth and financial for for his visionary ideas. Public supports grew as people saw him as a leader who put national interest above politics. Shivani, I would like to Shivani continue. थैंक यू कलश। अभी हम यहाँ लीडरशिप क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, विजनरी थिंकिंग। रघु राजन फ्यूचर इकोनॉमिक्स ट्रेंड और चैलेंजेस को पहले ही समझ लेते थे। उन्होंने शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी को बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ग्रोथ पे फोकस किया। थर्ड, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ने इंडिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेंड के साथ अलाइन करने में हेल्प की। फोर्थ, बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन प्रमोट किया। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। राजन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे थे और क्लियर कम्युनिकेशन में पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर और पब्लिक को ट्रस्ट विन कराया। स्पीच, रिपोर्ट्स एंड मीडिया के थॉट अपने विजन और पॉलिटिक्स इफेक्टिव शेयर की और ट्रांसपेरेंट स्टाइल ने उनकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाया। थर्ड है डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय की क्षमता, मतलब एक कोई भी डिसीजन लेना। राजन ने क्रिएटिबिलिटी सिचुएशन में फ्रेम और क्विक डिसीजन लिया और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी को से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। सेकंड, और बोल्ड और कभी कभी अनपॉपुलर डिसीजन भी लिए और ग्रेटर गुड और इकोनॉमिक। उनके एक्शन से क्राइसिस के टाइम कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी आई। फोर्थ, ईमानदारी की नेकता। इसमें है राजन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की। पॉलिसी या एक्सटर्नल प्रेशर के आगे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अब हम जानेंगे
राजन की लीडरशिप स्टाइल एंड स्ट्रेटेजी के बारे में। तो पहला है कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी कि मिलके काम करना। राजन का मानना था कि एक आदमी अकेला सारे डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए वो लगातार कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन करते थे गवर्नमेंट बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री लीडर्स और पब्लिक के साथ। उनका एम था कि डिसीजन मेकिंग इंक्लूसिव हो, मतलब हर एक स्टेक होल्डर जो भी जुड़ा है उनका ओपिनियन कंसिडर किया जाए। वो टीम वर्क और सबके सजेशन लेने पर बिलीव करते थे, ताकि हर कोई इन्वॉल्व हो और डिसीजन फेयर हो सके। सेकंड है डेटा ड्रिवन डिसीजन। राजन रिसर्च ओरिएंटेड लीडर थे। पॉलिसीज बनाने से पहले वो हमेशा डेटा और एविडेंस देखते थे। एजम्पशन पर नहीं, उनका फोकस था कि डिसीजन लॉजिकल, रियलिस्टिक और ट्रांसपेरेंट हो। इस वजह से उनकी पॉलिसी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद और क्रेडिबल यानी विश्वसनीय मानी गई। वो बिना प्रूफ के फैसला नहीं करते थे, पहले डेटा चेक करते थे, उसको एनालाइज करते थे और तभी स्टेप लेते थे। थर्ड है फोकस ऑन इनोवेशन। राजन इनोवेशन को प्रमोट करते थे ताकि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम मॉडर्न और ग्लोबली कम्पिटिटिव बन सके। उन्होंने बैंकिंग और क्रेडिट को रूरल और अनप्रिविलेज्ड यानी गरीब या पिछड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए पॉलिसीज बनाई। मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स को इनकरेज किया। डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। उन्होंने नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके बैंकिंग को फ्यूचर के लिए तैयार किया। फोर्थ है क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी संकट के टाइम संभालना। राजन का एक बड़ा स्ट्रेंथ था कि वो क्राइसिस के टाइम काम रहे और स्ट्रेटेजी बनाते रहे। जब रुपी गिर रहा था और मार्केट अनस्टेबल था, तब उन्होंने स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी स्टेप्स लिए। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड हुआ और इकोनॉमी स्टेबल हो गई। ये दिखाता है कि वो प्रेशर में भी सही और स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। जब मुश्किल टाइम आए तब भी पैनिक नहीं किया जाना चाहिए, स्मार्ट और इफेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। आई वुड लाइक टू अमृत टू कंटिन्यू फर्दर। Improvement after becoming leader, monetary policy overall। महंगाई कंट्रोल का एक नया सिस्टम लाया ताकि महंगाई इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। कमेटी को मजबूत बनाया, जो कमेटी पैसों पर फैसला लेते हैं और उससे ज्यादा इफेक्टिव और क्लियर बनाए। ग्रोथ और महंगाई के बीच अच्छा बैलेंस बनाया, जिससे देश की इकोनॉमी आगे भी अच्छी चलती रहे। विदेशी करेंसी के अप डाउन होने पर भी अपने रुपये को स्टेबल रखना। क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस, विदेशी करेंसी का फंड, बाहर की करेंसी डॉलर, यूरो, ईटीसी का बड़ा फंड बनाया ताकि अगर कोई क्राइसिस आए तो काम आए। बैंकों की टेस्ट ड्राइविंग, बैंक की ऐसी चेकिंग शुरू की जिससे पता चलता है कि क्राइसिस आने पर वो कितना सरवाइव कर पाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिले जुले काम किया। सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर क्राइसिस प्लान बनाया। 2008 जैसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए तैयारी करी। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, जनधन योजना को सपोर्ट किया, सीधे तो नहीं लेकिन बैंक को मजबूत करके इस योजना को हेल्प करी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट जैसे यूपीआई को प्रमोट किया ताकि गांव देहात के लोग भी उसे यूज कर सके। छोटे खाते, बैंक को कहा कि कम पैसे वाले लोगों के लिए भी आसान खोले खाता ताकि ताकि ये सरवाइव कर सके। फाइनेंशियल सिखाई, आम आदमी को पैसे के बारे में अच्छी तरह समझाना शुरू किया। रेगुलेटरी रिफॉर्म, एनपीए का सच, बैंक से कहा कि वो अपने कर्ज एनपीए को चुका पाए नहीं बल्कि सामने लाएं। कमजोर बैंक पर नजर, जो बैंक कमजोर चल रहे थे उनके लिए अलग रूल बनाए, पीसीए फ्रेमवर्क, ताकि वो सुधारे जाएं, अच्छी चाल चलें। फाइनेंशियल कंपनी और बैंक में अच्छी मैनेजमेंट और ईमानदारी, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को प्रमोट किया, बैंक के कामकाज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदार बनाया। की अचीवमेंट एंड रिवॉर्ड, स्लाइड 10 पर। इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, उनके टाइम में देश की इकोनॉमी स्टेबल हुई, महंगाई कम हुई और गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हालत अच्छी हुई। इसके लिए दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने उनकी तारीफ की। इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन, वो एक फेमस राइटर भी हैं। उन्होंने फॉल्ट लाइंस जैसी किताब लिखी जिसका दुनिया भर में इकोनॉमिक पॉलिसी पर असर पड़ा, पर लोग उनको एक बड़ा इकोनॉमिक सोचने वाला लीडर मानते हैं। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, उनको द बैंकर
मैगजीन ने साल का बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर का अवार्ड दिया। ये दिखाता है कि उनका ग्लोबल फाइनेंस पर कितना बड़ा असर था। विद इंटरनेशनल एडवाइजरी रोल, आरबीआई से जाने जाने के बाद भी बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी और इंस्टीट्यूशन उनसे सलाह लेने आते हैं। ये दिखाता है कि विदेशी भी उनकी इज्जत करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक यू। ग्रुप नंबर 4 नहीं 5 हो ना? यस। Okay. Yes, please start. Hey Kunal, is that a USB drive near the manager's door? Yeah, looks like someone dropped it. Should we check what's on it? Wait, that could have a confidential data. We should not open it. You are right, Savita. Let's report it to the IT or leave it on the manager desk with a note. Exactly. Better to do that right thing than risk a data breach. Hence, sometimes the smallest actions speak the loudest. Yes, Savita. And choosing what right even when no one is watching you is what true integrity looks like. This simple role play movement highlight a powerful message. Ethics is not about big speech, it's about small right decisions. जैसा कि हमने देखा कि इस सिंपल रोल प्ले में ये इम्पोर्टेंट मैसेज निकल के आया कि वर्क प्लेस में एक छोटा सा मिसप्लेस यूएसबी ड्राइव भी इथिकल डिसीजंस मेकिंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकता है. Savita and Kunal choose integrity over curiosity. They show that doing the right things even when no one is watching is what truly built trust and professionalism at work. Let's now move to our main topic, what workplace ethics and integrity really mean. Good morning, everyone. I am Ankit Kumar, and today I am here along with my amazing team, and my team member is Savita Singh, Kunal Borkar, Kev Priyanka, and Mansi. Together, we will share ideas, example, and real life situations to show why ethics and integrity are the backbone of our positive work environment. Let's begin by understanding what workplace ethics are. Ethics means knowing the difference between what you have a right to do and what is the right things to do. Means हम लोग ethics ये है कि जो हम लोगों के पास अधिकार है काम करने का और क्या करना सही है, इस बीच के डिफरेंस को हम लोग ethics बोलते हैं. हम लोग in a simple word we can also say ethics are normal principles that guide our decisions, behavior and actions in a everyday life. We can also say ethics act like a moral compass, helping us to choose honesty over dishonesty, fairness over selfishness, and respect over disrespect. As shown in the triangle, ethics works are based on the three main pillars. First is dignity and equality. In the workplace, everyone should be treated fairly and with respect, no matter their positions, background, or gender. Ethics ensure that no one faces discrimination. Means हम लोगों को ethics ये बताता है कि हम लोगों को अपने वर्क प्लेस में सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड या किसी भी पोजीशन या किसी भी जेंडर से आ रहे हो. Second is universal applications. Ethical principles are not just for the office. The same honesty, fairness, respect we show at work should also be part of our personal lives. यानी ये ethics बस हमारे वर्क प्लेस ऑफिस या ये काम में नहीं करता, ये हमारे पर्सनल लाइफ में भी काम करता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है. Third is core values. The foundation of workplace ethics is built on honesty, fairness, and respect, and responsibility also. These values create a trust in the organizations. Now let's move to the integrity, a key part of our ethics. Integrity is the quality of being honesty and holding strong moral principles. It's about doing the right things even no one is watching. Integrity हमें ये बताता है कि अपने honesty को ऐसा बनाना चाहिए कि जब हम वो काम करें, सही काम करें, जब हमें कोई भी नहीं देख रहा हो. Integrity looks like act with honesty and fairness. Means always being truthful and treating everyone equally. यानी हम लोगों को सबके साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए.
अवॉइडिंग लाइज, शॉर्टकट्स एंड चीटिंग। हम लोगों को झूठ को, शॉर्टकट को और चीटिंग को अवॉइड करना चाहिए। नॉट टेकिंग एन इजी बट रॉन्ग वे आउट इवन इट सीम्स टेम्पटिंग। Third is staying true to your value in every situation, whether in good or times or bad. Your principle remains the same. On the right side, you can also see a puzzles. How integrity connect with four characters: integrity and trust, respect for a positive workplace. Now I would like to call Priyanka for the further topic. Thank you, Ankit. Now I will talk about integrity in action. Integrity builds trust at the workplace. When employees trust each other, they work better as a team. For example, if someone make a mistakes and blaming, if someone take a mistakes and honestly admits it, the team can fix it quickly without blaming anyone. This kind of honesty helps prevent bigger problems and builds stronger teamwork. Let's see how integrity apply into real behavior. Imagine this. रवि को ऑफिस के फ्लोर पे ₹500 मिलते हैं. क्या वह उसे क्वाइटली अपने पॉकेट में रख ले या फिर वह उसे एचआर को रिपोर्ट करे? This small situation show where ethics and integrity begin. What you do if you are in Ravi's place? I repeat it. अगर आप रवि की प्लेस पर होते तो आप क्या करते? You can share your answer in the chat box. Please quickly share your answer in the chat box. अगर आप रवि के प्लेस पर होंगे तो आप क्या करेंगे? उसे पॉकेट में रखेंगे या एचआर को रिपोर्ट करेंगे? Anyone? I will report Priyanka. Yes. Okay. Exactly. ये तो है इंटीग्रिटी. जब आपको कोई नहीं देख रहा है फिर भी आप उस 500 के नोट को अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, बट आप उसे अपने एचआर को रिपोर्ट कर रहे हैं. एग्जैक्टली यही तो है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज नॉट जस्ट अबाउट बिग डिसीजंस, इट सो इन स्मॉल एवरीडे चॉइसेस टू. इंटीग्रिटी मतलब ये कोई बड़ा डिसीजन नहीं होता. आप अपने डेली के लाइफ में जो डिसीजंस ले रहे हैं छोटे छोटे स्टेप में, वही इंटीग्रिटी होता है. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाई एथिक्स एंड इंटीग्रिटी मैटर. A workplace with honesty and respect makes people feel safe, heard, and valued. Ethics and integrity in the workplace are the foundation of a healthy work culture. When employees trust each other and behave ethically, teamwork improves and decisions become easier and better. Ethics and integrity lead to key benefits. So let's start ethics and integrity key benefits. Ethics and integrity lead to key benefits. 40% reduction in fraud and 75% improvement in work culture. Some key supporting points of ethics and integrity. First one is there builds trust. When people act with honesty, they feel more comfortable and open with each other. Second one is reduced trust. Reduced fraud. There is a less cheating, lying, or misuse of company resources when ethically standards are followed. Third one is positive culture. Everyone feels included and respected, which leads a healthy work environment. Fourth one is accountability. Employees start taking full responsibility for their actions instead of blaming others. Fifth one is better decisions. Choices are made with fairness and long-term thinking in mind, not just short-term gain. Ethics or integrity
शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं होता है। आप उसे अपने डेली लाइफ में जो एक्ट करते हैं उससे वो इम्प्रूव होता है, आपके वर्क पे आपका अच्छा असर पड़ता है, लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ता है। सो बेसिकली एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इज नॉट जस्ट अबाउट रूल्स एंड वैल्यूज, it's about creating a workplace where everyone feels proud and secure. That's all from my side. Now I would like invite to Mansi to continue further. Thank you, Priyanka. Now I will tell you about the challenges to workplace ethics. Lack of ethical leadership. If leaders behave in unethical manner, it sets poor example to the other. The second one is ambiguity in public. Lack of guidelines can lead to misinterpretation and misguidance and can create a conflict in the working environment. The third one is high stress situation. Employee may feel sometime in pressure when he or she engage in unethical situation. Fourth one is personal and professional conflicts. Clashing value can lead to ethical dilemma, common problem, discrimination and harassment. Now I will tell you about the this uh, difference between ethical and unethical behavior. So let me give you an example. A boss is having a conversation with the two employees, employee A and employee B. When boss asks the employee A, why do you change the data in this report? He replied, it's not a big deal. I just made it to look better for the client. Here you can see that uh, employee is misleading the data, showing dishonest behavior and breaching the company value. While on the other hand, when boss asked the employee B, why do you leave that error in this report? B replied, I notice it, but try not to hide it. I will correct it later and inform to the client later, honestly. So here you can see that employee B is having transparent, honest, and accountable behavior, which is very important for the company and working environment in the company. I hope you understand that. So now further, Kunal will continue. Thank you, Mansi, for clearly explaining the difference between ethical and unethical behavior. Now, I would like to talk about how we can actually promote ethics and integrity within an organization, because it's not just about making the rules, it's about building a culture where people feel safe, respected, and encouraged to do the right things. So, first step is having a clear code of conduct. ये एक गाइडलाइन होती है जो एम्प्लॉय को ये समझने में हेल्प करती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या बिहेवियर एक्सेप्ट किए जाते हैं. व्हेन एक्सपेक्टेशन आर क्लियरली डिफाइंड, इट विल बिकम इजियर टू मेक इथिकल चॉइसेस. सेकंड इज रेगुलर इथिक्स ट्रेनिंग. जैसे हम लोगों को टेक्निकल स्किल्स के लिए ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही एम्प्लॉयज को इथिकल सिचुएशन के लिए इथिकल सिचुएशन हैंडल करने के लिए भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. This type of session helps them identify ethical dilemmas and respond appropriately. Third important point is open communication. Employees should feel comfortable and while voicing their concerns without any fear or judgment or any punishment. And because of this such transparent communication, it's build trust and create safe work environment. And lastly, it's important to protect whistleblowers. Whistleblower is a person who reported unethical behavior inside organization. अगर कोई एम्प्लॉय अनएथिकल बिहेवियर रिपोर्ट करता है तो उसे पनिश नहीं बल्कि सपोर्ट मिलना चाहिए. एंड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर सेंड्स ए स्ट्रॉन्ग and positive message that doing the right thing is respected and encouraged. So in the end, promoting ethics and integrity, it isn't just about following rules. It's about creating a workplace culture where people feel honest, where people honest and responsible and respect as a part of everyday work. So that's all from my end. Now I would like to invite Savita Singh. Okay, thank you, Kunal. Let's move to the summary of the presentation. Ethics and integrity are the base of any successful organization. When people follow the right values, it builds trust. When this happens, the company builds a good reputation
Over this leads to long-term success for everyone. First, ethics plus integrity. Doing the right thing with honesty and strong values. Trust. People trust each other when there is honesty and transparency. Good work culture. People work better together when there is respect and teamwork. Strong reputation. A company is respected when it always does the right thing. Long-term success. The company keeps growing steadily because of its strong values. Now, next move to the fun with a funny activity, which is mystery characters. Now, in this, मैं आपको clues दूंगी and you have to guess who is this person. First person, there are two people. First one is, I am one of India's most respected businessmen. I said no to a brief, even if it meant losing a big deal. People often say, I run my business with values, not just profits. I am known for my calm nature and humble lifestyle. Please बताइए कौन है ये, अगर आप गेस कर पाए. मैं रिपीट कर देती हूँ. मैं इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन में से एक हूँ. मैं एक बड़ा डील खोना पसंद किया, लेकिन ब्राइब लेना मना कर दिया. लोग कहते हैं कि मैं अपना बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि वैल्यूज के साथ चलाता हूँ. मैं अपनी काम नेचर और सिंपल लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता हूँ. श्री रतन टाटा जी. Exactly. It's Sri Ratan Tata Ji, a symbol of business ethics and integrity in India. Now move to the next. I was a teacher and a scientist. I always promoted hard work, truth, and national service. I became president of India but lived a simple life. I am remembered as the missile man of India. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam. Yes, exactly. Very nice. It is APJ Abdul Kalam, a symbol of visionary leadership and humility. Thank you, everyone. Superb, guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. The way Thank people you. added Thank you, ma'am. examples, Thank case you, ma'am. studies, activities. Superb. Very nice. Very, very nice. बहुत अच्छा. All of you all have done so well. Whoever sharing the screen, please go ahead. स्क्रीन विजिबल है? हाँ, visible है. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपने अपने घर पे, ऑफिस में कोई आइडिया दिया हो और आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया हो, या आपने एफर्ट्स तो बहुत लगाए लेकिन आपके एफर्ट्स के बदले आपको अप्रिसिएशन ना मिला हो? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता एंड अलोंग विद माय टीम मेंबर कुणाल कुमार, दीपिका सूद, we will be going to present on the topic handling stress and rejection at work. Now, हम जानेंगे इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ प्रोफेशनल रिजेक्शन. It is a real issue in modern workplace because stress and rejection are common. हर एम्प्लॉयज को कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील करता ही है कि उन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन उनकी मेहनत के बदले उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हो, उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हो. और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉडर्न वर्क प्लेस में एम्प्लॉय से हाई एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, उनको डेडलाइन मीट्स करनी होती है और परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहता है. एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना बेस्ट आउटकम दे. इसमें वर्क प्लेस डायनेमिक का भी एक रोल प्ले है. कंपटीशन, फीडबैक और कभी कभी हम ना अपने कलीग्स के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है. इससे भी हमारे इमोशनल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है. आपको क्या लगता है रिजेक्शन के कितने फॉर्म होंगे? रिजेक्शन सिर्फ एक फॉर्म से नहीं आती, रिजेक्शन के काफी फॉर्म्स है. जैसे हमारा प्रमोशन होने वाला है लेकिन वो प्रमोशन किसी कारण से डिनाई हो गया. हमने कोई आइडिया दिया हो लेकिन हमारे आइडिया को इग्नोर कर दिया गया हो. या कभी कभी हमारा ना फीडबैक इतना हर्ट्स मिलता है जिसको हम पर्सनली ले जाते हैं और हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं. क्या यार मैं इस जॉब के लायक हूँ? मुझे ऐसा क्यों बोला, सिर्फ मुझे ही ऐसा बोला. और इन्हीं सभी एक्सपीरियंस की वजह से हमारा मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है और हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई होना बंद कर देते हैं.
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी नेहा, जो कि एक आईटी कंपनी में वर्क करती थी, और उनको एक नया प्रोजेक्ट में काम करना था। उनके मैनेजर ने सभी को बोला था कि सब उस प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज लेके आए। नेहा ने बहुत मेहनत मेहनत की और एक इनोवेटिव आइडिया अपने मैनेजर को दिया, लेकिन उनके मैनेजर ने उनको नहीं सुना और उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। इससे हुआ क्या, नेहा अपने आप को है ना डिवैल्यूड समझने लगी। उसको लगा यार मेरे इस जॉब में मेरी वैल्यू ही नहीं है। मैंने डेडलाइंस को भी मीट किया, वर्क प्रेशर को भी हैंडल किया, उसके बाद एक इनोवेटिव आइडिया दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब नेहा अपनी जॉब से सेटिस्फाई होना बंद हो गई और उन्हें लगा यार मैं इस जॉब के लायक नहीं हूं, मुझे क्विट कर देना चाहिए। इसलिए मेन पॉइंट यही आता है कि हर वर्क कल्चर स्पोर्टिव नहीं होता। हमें खुद से अपने स्ट्रेस को, इमोशनल हेल्थ को मैनेज करके चलना चाहिए। ये कुछ कॉमन एक्सपीरियंस है जो सभी फेस करते हैं इमोशनल हेल्थ के इफेक्ट होने से। सेल्फ डाउट, हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि क्या मैं इस जॉब के लायक हूँ, क्या मैं इस काम के लायक था या थी। एंग्जाइटी होना, हम घबरा जाते हैं, हम ओवर थिंक करने लगते हैं, और कभी कभी हम बर्न आउट कर जाते हैं, हम थक जाते हैं, यार अब बस मुझसे और काम नहीं होगा। जब हम प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, हमारी जो सोचने की क्षमता, हम जो न्यू आइडियाज लेके आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, वो सोचने की क्षमता भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। नाउ अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी लॉस ड्यू टू मेंटल स्ट्रेन। काफी एम्प्लॉयज हैं जो स्ट्रेस को, रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, और वो उन सॉल्यूशन के बदले ओवर थिंक करने लग जाते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि यार मैं क्या लायक हूं या नहीं हूं इस जॉब के। और यही सभी एक्सपीरियंस उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर डालती है, और अपनी जॉब से वो क्विट कर जाते हैं। रिजेक्शन, कभी कभी सेल्फ डाउट करने लगते हैं हम, अपने रिजेक्शन की वजह से कभी कभी हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं। और मोटिवेशन, जब हम कोई न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, नई नई चीजें सीखने चाहते हैं, हम टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब उस वर्क में हमें थोड़ा टाइम हो जाता है, स्ट्रेस आने लगता है, तो हम कहीं ना कहीं जो हमने ज्वाइन किया था वो वाली पोजीशन और जब हम करंटली है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। और हम फ्यूचर का सोचने लगते हैं कि यार क्या मैं इस फ्यूचर में जॉब पे टिक पाऊंगा, क्या मैंने ये जॉब सही ज्वाइन किया या नहीं किया। नाउ कुणाल कुमार विल कंटिन्यू। थैंक यू दीपक। जिस तरह से आप लोगों ने जाना क्या क्या इश्यू होते हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि कितने लोग हैं जो अपने मेंटली स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं या डील कर पाते हैं? क्या आप लोग बता पाएंगे? जिस तरह से आप लोगों ने जवाब दिया, 50 to 90% ऐसे लोग हैं जो खुद के स्ट्रेस को, जब वो जॉब करते हैं तो उसे सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं। और ऐसा भी होता है कि वो लोग अपनी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी लॉस कर देते हैं। और कभी भी किसी को अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, वो क्या करता है, खुद को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड समझने लगता है, खुद को अकेला कर लेता है। और जिस वजह से क्या होता है कि उसके जो वर्क कल्चर है और जो हम वो काम करता है उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। और ये सारे होते हैं पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से। अगर आप अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाओगे तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो खुद को अपने आप को अंडर वैल्यूड तो समझते ही हैं और ओवर थिंक करना भी स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा अपने फ्रेंड की। वो भी एक आईटी जॉब में काम करता है, बट जब वो अपने बातों को, अपने आइडियाज को और अपनी प्रमोशन की बात जब भी वो टीम लीडर से और मैनेजर से करता है, तो ऐसा होता है कि उसे नेग्लेक्ट किया जाता है और उतने ध्यान से देखा नहीं जाता, जिस वजह से वो अपने आप को हर वक्त प्रेशर में रखता है। और उसके जो काम करने की लगन थी पहले, वो अब धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इससे होता है कि एम्प्लॉय जो है खुद को अकेला समझने लगते हैं।
और इस वजह से लॉसेस ये हैं एम्प्लॉयज के साथ, जो अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस और काम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घट जाती है। फिर वो रिजल्ट्स कम हो जाते हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी मोरल्स कम हो जाती है। क्या स्ट्रेटेजी है जो हम लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? ऐसा भी किया जाता है कि अगर हम लोगों को अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है तो हम लोग एफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ अच्छी चीजों की बातें कर सकते हैं, और हमें जो काम पसंद है हम वो कर सकते हैं जिससे हमें स्ट्रेस मैनेजिंग किया जा सके। मैं आपके साथ एक सिचुएशन जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है, मैं मॉर्निंग टू इवनिंग मतलब वर्क भी कर रहा हूँ और काम के साथ मुझे क्लासेस भी लेने पड़ रहे हैं, जिससे क्या होता है मेरे टाइम क्लैश हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा इशू हो रही थी। और शुरू में मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहा था कि मुझे लगता था अरे यार मैं कैसे करूँ। और बाद में मैंने उसके लिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को यूज करके मैंने अपने टाइम को हैंडल किया और कुछ कामों को आगे बढ़ाया, और अब क्लासेस भी मैं टाइम पे कर पा रहा हूँ और अपने काम को भी पूरा कर पा रहा हूँ। इससे हमें पता चलता है कि हम ज्यादा स्ट्रेस ना लेके उसके बारे में ज्यादा सोच के ना उसके रिजल्ट्स की ओर देखें। और अगर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो हमें क्या करना चाहिए? सब कभी कभी अकेले बैठ के काम कर लेना चाहिए, काम से बैठ लेना चाहिए। और अपने एंजाइटी को कम करने के लिए हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, कुछ योगास भी हैं। और हमें कुछ पर्सनल जैसे म्यूजिक हॉबी, जैसे हमें गाना सुनना पसंद रहता है, तो ये सब कर लेना चाहिए। और जब भी कोई हमें रिजेक्ट करे या हमारे आइडियाज को, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग मतलब कि अरे वो बुरा कह रहा है। उसको एक फीडबैक के तौर पे उसके बारे में ज्यादा ना सोच के हम क्या करेंगे, उसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे। नाउ दीपिका विल नेक्स्ट। थैंक यू कुणाल। अ, अब मैं बताऊंगी आपको कंक्लूजन कि हमें क्या इसमें क्या क्या कंक्लूजन है कि स्ट्रेस और रिजेक्शन नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, और हमें रिजेक्शन को स्ट्रेस के रूप में नहीं लेना चाहिए, और हमें उनको रिजेक्शन का एक फीडबैक के तौर पे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला है तो हमें क्यों मिला है, हम उस चीज को ध्यान में रख करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और हम जैसे कि अगर हम अच्छी स्ट्रेटेजीज का तो हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और उन स्ट्रेटेजीज की यूज से हम अपने आप में अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और अपने आप को हम अपने अंदर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कर सकते हैं, काम हो सकते हैं, और अपने अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि और जैसे कि जो हमें सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी ने कहीं ना कहीं इंटरव्यू दिया होगा, बाई चांस आपको वहां से रिजेक्शन मिल गए, तो उस रिजेक्शन को हम एक नेगेटिव तौर पर ना लेकर के उसे पॉजिटिव में लें कि हमें क्यों रिजेक्शन मिला है, कुछ हम में कमी होगी, कुछ हमारी ही कुछ वो होगी, तो उस चीज को हम देखें कि क्या क्या हमारी कमी रही है, फिर उनको हम अपने अंदर इम्प्रूव करें कि इस कमी की वजह से हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला है, हम उसे स्ट्रेस ना लें, ना उसे पॉजिटिव वे में लें, और फिर हम उन चीजों को अपने अंदर अच्छे से लाएं, उन चीजों पे अपना काम करें, वर्क करें, और फिर जब हम नेक्स्ट इंटरव्यू जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस है, क्या पता, और फिर हमें वहां पे ये भी हो सकता है कि वहां पे हम सिलेक्ट भी हो जाए। तो कभी भी हमें रिजेक्शन को नेगेटिव तौर पे ना लेकर के पॉजिटिव तौर पे लेना चाहिए, और फिर हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, फोकस होना चाहिए। किस जैसे कि हम कहीं भी जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो किस चीज का देने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारे डाटा सब चीज हमारे पास होना चाहिए। और कभी भी हम इंटरव्यू देने जाए तो उससे पहले हम स्ट्रेस फ्री रहें, काम रहें, और डीप ब्रेथ लें, और फिर जब हम इंटरव्यू दें, और ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। और हमें क्या जैसे कि पॉजिटिव वे में हम लेंगे तो हमें क्या है कि ये है कि हम आगे बढ़ पाएंगे, और हमें नई नई टेक्निक का यूज करना चाहिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। मुझे लगता है कि रिजेक्शन को हम एक नेगेटिव वे में ना लेकर के हम उसे पॉजिटिव वे में लें,
और जिससे कि हमें आसानी हो और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और हमें अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू। और हमने इसमें प्रेप मेथड का भी यूज करा था। पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल एंड रिपीट की हमें अपने जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उस पे पहले मेन आइडिया जो भी हमारा है उस पे फोकस करना चाहिए, फिर हमें रीजंस बताने चाहिए, फिर हमें अपने कोई भी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए जिससे, और फिर उस जो हमारा मेन पॉइंट है उसको हमें उस पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू। वेरी वेल डन। तो इससे आप सबके प्रेजेंटेशंस हो गए। मैं असेसमेंट स्कोर मैंने नोट कर लिया है तो वो मैं इंटरनली शेयर कर लूंगी। ओके, बाय बाय।